देखिए दंडालेख में सबसे पहले बात करेंगे आंकड़ों की। आंकड़ा क्या होता है? आंकड़ा एक प्रकार की जानकारी होती है जो हम कहीं से भी किसी प्रकार की जानकारी को एकत्रित करते हैं, उसे आंकड़ा या फिर डाटा कहते हैं। तो डाटा की जो बात होगी, अब यदि आपने डाटा एकत्रित किया है तो आप उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, तो ये कहलाएगा आपका डाटा को व्यवस्थित करना, या फिर आप इसे कह सकते हैं आंकड़ों का प्रबंधन करना। आंकड़ों के प्रबंधन करने के लिए हमारे पास कई प्रकार हैं कि हम आंकड़े को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार से उसको लिखते हैं। तो उसमें से हमको जो प्रकार पढ़ने हैं, हमने 3 प्रकार से लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड, ये 3 पॉइंट जो लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका दंडालेख, सेकेंड है लाइन ग्राफ, थर्ड है आपका पाई चार्ट। तो फर्स्ट में आप देखिए दंडालेख में आपको दिख रहा है, उसी के सामने ये चित्र बना हुआ है जिसमें आपको दिख रहे हैं स्तंभ कॉलम के रूप में यहाँ पे डाटा को दर्शाया जाता है। दूसरा आपका लाइन ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है जिसमें लाइन और बिंदुओं के द्वारा ग्राफ को प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे पाई चार्ट की। पाई चार्ट में आपको देखने को मिलेगा 360 का एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में आप डाटा को एकत्रित करते हैं, ये कहलाता है पाई चार्ट। इसी प्रकार अब इन तीनों के आपने प्रकार तो देख ही लिए हैं कि किस प्रकार से डाटा को एकत्रित किया जाता है, किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें आने वाले प्रश्नों की कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम है वो, उस पर यदि हम गौर करें तो वर्ग 3 की एग्ज़ाम में क्या होता है, जो कि फर्स्ट टू फिफ्थ की कक्षाओं में आपको पढ़ाना है। तो उस प्रकार से आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, इसी प्रकार से आपसे इसमें प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो वो प्रश्नों के प्रकार आपके लिए किस प्रकार से होंगे? पहला है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, दूसरा है औसत पर आधारित प्रश्न, तीसरा है अनुपात पर आधारित प्रश्न, चौथा है लाभ हानि पर आधारित प्रश्न। फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, वो है आलेख के विश्लेषण पर आधारित प्रश्न। आलेख के विश्लेषण पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसमें आपको दंडालेख को ही देखकर प्रश्न के उत्तर देना है। दंडालेख में किस प्रकार आंकड़ा दिया गया है, आप दंडालेख का आप क्या करेंगे, अवलोकन कर लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए, उसके बाद आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये जो पांचों प्रकार का जो प्रश्न है वो सबसे ही सरल तरीके से आप देखिए आता है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपने प्रश्न को ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसी के बाद प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं हम कि सीमा या रेंज पर आधारित प्रश्न। तो सीमा क्या होती है? जो भी दंडालेख दिया गया है उसमें उस दंडालेख की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, उन दोनों का अंतर, अधिकतम मान में से आप न्यूनतम मान को माइनस कीजिए तो वो कहलाएगी आपकी सीमा या रेंज। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, पर जहाँ तक इसमें आप 6 प्रकार के जो प्रश्न हैं इसमें आपका दंडालेख कवर हो जाएगा। और यदि इसके अलावा कोई प्रश्न आता भी है तो वो इतना कठिन नहीं होगा, उसको आप आसानी से कर सकते हैं यदि आप प्रश्नों को ठीक से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। तो वर्ग 3 में जो आपको दंडालेख के प्रश्न आने वाले हैं वो इस प्रकार से आपका, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि दंडालेख होता क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार को आप उसको पढ़ेंगे, किस प्रकार से आप उस प्रश्न को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो ये आपका विवरण हो गया। इसी के बाद हम बात करते हैं इसमें आने वाले प्रश्नों की। तो आप प्रश्न पहला आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाया गया है, पहला पढ़िए आप। प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। देखिए, बार चार्ट का अध्ययन कीजिए जो कि एक कंपनी की आय और उसके व्यय को दर्शाता है और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार चार्ट आपको नीचे दिया गया है। बार चार्ट वही है जो दंडालेख अभी मैंने आपको समझाया था। दंडालेख में क्या समझाया था आपको कि स्तंभ और कॉलम के रूप में आपको डाटा दिया गया है, इसमें भी आपको स्तंभ और कॉलम के रूप में डाटा दिया गया है। देखिए आप, तो बार चार्ट का आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। उसमें आपको दिया क्या गया है, कंपनी की आय और व्यय। आय मतलब आप जो कमाते हैं, व्यय मतलब जो आपने खर्च किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ वहीं पे ध्यान से देखिए, आय को रिक्त स्थान के द्वारा दर्शाया गया है और व्यय को चित्रित स्थान के द्वारा। तो आय और व्यय को आपने देख लिया। तो यहाँ पे आपको पहले दिखेगा, यहाँ पे 2 एक्सिस दिए गए हैं। एक्सिस मतलब कि अक्ष, एक एक्स अक्ष और दूसरा दिया गया है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष ये है और ये दूसरा जो ऊपर वाला है वो वाई अक्ष है। एक्स और वाई अक्ष की आप बात करेंगे, एक्स अक्ष पे क्या दिया गया, वर्ष दिए गए, वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। ये 2001, 2002, 2003 और 2004, ये पे 5 वर्षों की बात हो रही है। वाई अक्ष पे क्या दिया गया है, रुपए लाखों में दिए गए हैं। इधर आपको सब दिख रहा है, आप ध्यान से देखते जाइए प्रश्नों को सिर्फ। फिर
इसमें जो रुपए दिए गए हैं वो 10 लाख 20 30 40 50 और 60 तक दिए गए हैं। अब वर्ष 2000 में देखिए आप, आय रिक्त स्थान वाली है और जो व्यय है वो चित्रित वाला है। तो वर्ष 2000 में जो आय है वो 30 है और उस पर व्यय जो हो रहा है वो 20 का है। वैसे ही 2001 में देखिए 50 आय है और 30 उसका व्यय है। वर्ष 2002 में 40 आय है और 30 उसका व्यय है। वर्ष 2003 में 60 आय है और 40 व्यय है। वर्ष 2004 में 60 आय है और 35 उसका व्यय है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, आलेख को तो अच्छे से हमने उसका विश्लेषण कर लिया है और पढ़ भी लिया है। अब बात प्रश्न क्रमांक 1, वर्ष 2001 व 2000 के बीच लाभ का अंतर कितना है। तो वर्ष 2000 व 2001 दोनों के बीच लाभ का अंतर बताना। लाभ क्या होता है, आय में से व्यय को माइनस करना, क्या कहलाएगा, लाभ। पहले भी आप पढ़ चुके हैं लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। जो आपने खरीदा है और जितने में आपने बेचा है उन दोनों में से क्या करना है, माइनस करना है। जितनी भी आपको बचत हुई है वो क्या कहलाएगा, लाभ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, जितना आपने इनकम किया है और जितना आपने खर्चा किया उसके बाद जो भी पैसा आपका जो बचता है वो क्या कहलाएगा, लाभ। मतलब जो बचत है वो लाभ कहलाएगी। तो यहाँ पर हमको कौन कौन से वर्ष के बारे में बात करनी, वर्ष 2000 व 2001। तो वर्ष 2000 व 2001 की जो बात करेंगे तो अब देखिए अंतर बताना है, वर्ष 2000 और 2001। तो 2000 में जो आय है वो 30 है और खर्च कितना हो रहा है, 20। वैसे ही 2001 में आय कितनी है, 50 और खर्च कितना हो रहा है, 30। तो यहाँ पे इसको देखिए आप, पहला वाला प्रश्न, वर्ष 2001 का यदि लाभ निकालेंगे तो आय माइनस व्यय मतलब 50 माइनस 30 कितना बचेगा, 20। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखेंगे वर्ष 2000 का लाभ। तो वर्ष 2000 में आय कितनी थी, 30 और खर्च कितना था, 20। तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ वर्ष 2000 और 2001 का लाभ हमने दोनों निकाल लिया, एक का 20 है और दूसरे का 10। हमें बताना क्या था, वर्ष 2001 व 2000 के बीच लाभ का अंतर। दोनों वर्षों का लाभ निकालने के बाद उनका भी हमें क्या बताना है, अंतर। अंतर क्या होता है, माइनस करना। तो दोनों वर्षों का जो लाभ था वो था 20 और 10। तो 20 में से 10 को क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आएगा, 10 लाख। तो ये आ गया आपका प्रश्न पहले का उत्तर, जो कि है 10 लाख। दोनों वर्षों के बीच लाभ का अंतर। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक दूसरे पर। कितने वर्षों में कंपनी की आय औसत आय से अधिक रही है। कौन सी आय से, औसत आय से। औसत आय किसकी निकालनी है हमें, कंपनी की। कितने वर्षों में कंपनी की जो आय है, मतलब कंपनी की जो आय हर वर्ष हो रही है, ऐसे कितने वर्ष हैं हमें बताना है कि जो औसत आय से क्या रहेंगे, अधिक। तो पहले तो हम कंपनी की औसत आय निकाल लेते हैं। औसत आय यदि हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए कितने वर्षों में कंपनी की आय औसत आय से अधिक रही। तो पहले औसत आय निकालेंगे, पहले वर्ष की 30, दूसरे वर्ष की आय 50, तीसरे की 40, चौथे की 60 और चौथे 5वें वर्ष की भी कितनी होगी, 60। तो सभी आय को हमने क्या कर दिया, कंपनी की आय को जोड़ दिया, बटे में कितने वर्ष हैं टोटल, 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004 कितने हो गए, 5। तो 5 से क्या किया हमने, भाग दे दिया। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, औसत। औसत होता क्या है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़े लिख लिए, जितने भी आंकड़े हैं उससे हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो सभी आंकड़ों को यदि आप जोड़ेंगे तो देखिए 30 और 50 कितने हो जाएंगे, 80। 80 में आप 40 जोड़ेंगे 120, 120 में आप 60 जोड़ेंगे 180 और 180 में आप 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। बटे में कितना रहेगा, 5। 5 से आप 240 में भाग देंगे, कितना आएगा आपका, 48 लाख। तो जो 48 लाख आया है वो क्या है, औसत आय। औसत आय आपकी आ गई 48 लाख रुपए। अब आपको देखना है कि ऐसे कितने वर्ष है जिसमें औसत आय से भी अधिक आय रही है। तो आप देखिए, फिर से आप किसको देखेंगे, आलेख को। आलेख आप ऊपर देख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ष हैं जिसमें औसत आय 48 लाख से ज़्यादा है। तो पहले तो आप देखेंगे 2000 में 30 ही थी, 2001 में कितनी है, 50, तो ये 48 से ज़्यादा है। 2002 में 40 जो कि 48 से कम है। 2003 में कितनी है, 60 जो 48 से ज़्यादा है। 2004 में भी 60 है जो 48 से ज़्यादा है। तो ऐसे 3 वर्ष आपको मिल गए, 2001, 2003 और 2004।
तो टोटल कितने हो गए आपके 3 वर्ष। तो आपका प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो 3 रहेगा कि ऐसे 3 वर्ष हैं जिनमें कंपनी की जिनमें कंपनी की आय औसत आय से अधिक रही है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा हल हो चुका है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक तीसरे पे। कंपनी का लाभ किस वर्ष में सर्वाधिक हुआ। आपको लाभ निकालना है कि किस वर्ष में सर्वाधिक हुआ। तो आप लाभ कैसे निकालेंगे, हम प्रश्न पहले में बात कर चुके हैं कि लाभ किस प्रकार से निकाला जाता है। आय माइनस व्यय करना आपको डायरेक्ट। तो आय माइनस व्यय करते जाइए, आपको लाभ पता चल जाएगा कि किस वर्ष में लाभ आपको ज़्यादा हुआ है। आपको सर्वाधिक लाभ की बात करनी है। तो आप देखिए ग्राफ को, 2000 की बात करें, 30 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 10। फिर 2001 की बात करेंगे, 50 में से 30 जाएगा तो 20। फिर 2002 में 40 में से 30 जाएंगे तो 10। 2003 में 60 में से 40 जाएंगे तो 20। 2004 में बात करेंगे तो 60 में से 35 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 25। तो इन 5 वर्षों की आपने जब तुलना करी, जब लाभ निकाला, तो आपको सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, वर्ष 2004 का। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो हल है वो क्या होगा आपका 2004। वो वर्ष कौन सा है, 2004 है जिसमें सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। यदि आपसे ऐसा पूछ लेते कि सर्वाधिक लाभ कितना प्राप्त हुआ है तो कितना था वो 25। तो यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक तीसरा भी आपका हल हो चुका है। ठीक है, अब आप बात करेंगे प्रश्न क्रमांक चौथे की। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या दिया गया है आपको, वर्ष 2002 में कंपनी की आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है। वर्ष 2002 में कंपनी की आय, तो आप वर्ष 2002 पहले देखिए। वर्ष 2002 में कंपनी की आय कितनी है 40। तो यहाँ पे हमने अब तक प्रश्न को पढ़ा था कि वर्ष 2002 में कंपनी की आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है। ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें व्यय भी इस आय के बराबर है, मतलब इसका कौन सा वर्ष है जिसमें 40 ही व्यय है। तो आप देखिए 2001 को देखिए, 2001 में कितना व्यय है 30। 2002 में व्यय कितना है 20। 2003 में व्यय कितना है 40 और 2004 में व्यय कितना है 35। तो हमें व्यय कौन सा बताना है कि जो वर्ष 2002 में आय के बराबर हो। तो वर्ष 2002 में कंपनी की आय 40 थी, तो व्यय किसमें है 2003 में ही 40 के बराबर। तो वो वर्ष कौन सा आ गया आपका 2003। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका 2003। इस प्रकार इस प्रश्न के चारों प्रश्न हमने सॉल्व कर चुके हैं।